कहानी की शुरुआत में हम बहुत सारे बच्चों को एक यूनिफॉर्म पहन के पिरामिड के चारों ओर घूमते हुए देखते हैं और वो सारे लाइन में लगकर एक स्लाइड में खेलते रहते हैं। ये बच्चे आराम से डिसिप्लिन्ड वे में अपने बारी का इंतजार करते हैं और स्लाइड करते हैं। वहीं सीन चेंज होकर कुछ लोगों को दिखाता है जो अपने फेवरेट खाने के बारे में बता रहे थे। ये लोग अलग अलग एथनिसिटी के थे और उनमें से एक आदमी जिसका नाम जामियातिन है और इसे हम पूरे वीडियो में जैम कहेंगे, वो कहता है कि मुझे हर रोज पिज्जा चाहिए वरना मैं बहुत अपसेट हो जाऊंगा। अब सवाल करने वाले पूछते हैं कि तुम कितना अपसेट हो जाओगे, जिसके जवाब में वो कहता है कि मैंने अपने घर को जलाने की कोशिश करी थी एक बार। मतलब दोस्तों, ये आदमी पिज्जा ना मिलने पे बहुत ही खतरनाक रूप ले सकता है। इनफैक्ट पहले तो इसने एक बार अपने पेरेंट्स को भी जलाने की कोशिश करी है। खैर, यहाँ सभी लोगों से ये पूछा जाता है कि आप कोई सामान अंदर ले जाना चाहते हैं, जिसपे लोग अलग अलग जवाब देते हैं। अब सीन शिफ्ट होकर एक वर्टिकल टनल को दिखाती है जिसपे अलग अलग फ्लोर्स या लेवल्स बने होते हैं और जैम एंड पेरेम्पुआ, जिसे हम पर कहेंगे, वो 24 लेवल पे होते हैं। सभी लोगों का इस पिट में पहला दिन होता है और इस पिट को कहा जाता है VSMC, यानी कि वर्टिकल सेल्फ मैनेजमेंट सेंटर। VSMC के कुछ रूल्स होते हैं, जैसे इस पिट में खाना ऊपर से नीचे एक प्लेटफॉर्म पे आता है और उस प्लेटफॉर्म पर सभी तरह के खाने के आइटम्स सजे होते हैं। लेकिन प्लेटफॉर्म एक पर्टिकुलर लेवल पे बस कुछ ही समय के लिए रुकती है और आपको उसी टाइम में खाना खाना पड़ेगा। अब आप प्लेटफॉर्म से कोई भी फूड आइटम उठा सकते हो, पर शर्त यह है कि आप कोई खाना स्टोर करके नहीं रख सकते। अगर आपने टेबल से कुछ भी आइटम्स अपने पास रखा तो आपके लेवल पे गर्मी या सर्दी इतनी बढ़ा दी जाएगी कि आपकी मृत्यु भी हो सकती है। और यह भी गारंटेड नहीं है कि आप हर रोज एक ही लेवल पे रहोगे। हो सकता है आज आप 1 लेवल पे हो, लेकिन कल आप 50th लेवल पे भी हो सकते हो। मतलब ये सब सिर्फ समय समय की बात है। अब लेवल्स कब चेंज होते हैं, कैसे होते हैं, ये सब तो हमें आगे पता चलेगा ही। तो प्रेजेंट सीन में जैम शॉक में होता है क्योंकि उसके पिज्जा को किसी और ने बड़े ही बुरे तरीके से खाया था। ही वाज सो अटैच्ड टू हिज पिज्जा कि उसे बहुत गुस्सा आता है और ये काम लेवल 21 का था, जो ऑफ कोर्स उसके लेवल से ऊपर था। अब जैम अपना पिज्जा तो नहीं खा सकता था, इसलिए वो किसी और का खाना उठाने लगता है। लेकिन तभी उसके ऊपर के लेवल यानी 23 लेवल के लोग उसे रोकते हैं, ये कहते हुए कि पिट का एक नियम है कि आप किसी और का खाना नहीं खा सकते। ये ऑफिशियल एडमिनिस्ट्रेशन का कोई नियम नहीं था, बस काइंड ऑफ एक अनरिटन रूल था जो पिट के लोगों ने आपस में रखा हुआ था, ताकि खाना लास्ट लेवल तक पहुंच पाए और सारे लोग खाना खा सके। अगर ऐसे इंटरनल रूल्स नहीं रखे जाएंगे तो सभी लोग भूखे मरेंगे, सिर्फ ऊपर वाले बचेंगे। अब जैम कहता है कि लेवल 21 का क्या, उसने तो मेरा खाना खा लिया है ना, तो तुम तुम्हारे अनसेट रूल उस पे क्यों नहीं लागू करते। इस पे लेवल 23 के लोग कहते हैं कि हम उसे कल देख लेंगे, लेकिन तुम चेन को मत तोड़ो क्योंकि इससे पूरा फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ही खतरे में आ सकता है। वो दोनों कहते हैं कि अगर अभी तुमने दूसरे का खाना खाया तो वो लोग किसी और का खाना खाएंगे और ये चेन डिजास्टर बन जाएगा, जिससे लोग टेबल से कुछ भी खा लेंगे और नीचे के लेवल वालों को कुछ खाने को मिलेगा ही नहीं। इससे पूरा chaos मच जाएगा जो हमारे शांति के खिलाफ है। तो हाँ, थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट होने के बाद भी जैम नहीं मानता। तब उसके फ्लोर पे पर उसे रोकती है, सेइंग कि तुम मेरा खाना शेयर कर लो लेकिन दूसरों का खाना मत खाओ। इस पे जैम मान जाता है और दोनों पर का खाना शेयर करके खाते हैं। अब दोस्तों, यहाँ मैंने नाम को जानबूझ के शॉर्ट कर दिया है, वरना बड़े बड़े नाम होते हैं तो कंफ्यूजन ज्यादा क्रिएट होती है। एनीवेज, जो लोग पिट के नियम नहीं मानते थे और प्लेटफॉर्म से दूसरे का खाना खा लेते थे, उसे ये लोग बारबेरियन बुलाते थे। बारबेरियन यानी ऐसे लोग जिसे समाज के कायदे के बारे में पता ना हो और जो इस पिट में नियम कानून बनाए रखते थे, उन्हें पिट के लोग लॉयलिस्ट यानी कि वफादार कहते थे। अब यहाँ में पर की बैक स्टोरी बताई जाती है, जिसे कहानी में अलग अलग मोमेंट्स से प्रेजेंट किया गया है, लेकिन मैं इसे एक साथ ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ जिससे आप सभी को यह समझने में प्रॉब्लम ना हो। तो बात यह थी कि पर इज अ फेमस आर्टिस्ट। शी वाज इन लव विद अ मैन जिसका एक छोटा बच्चा भी था। अब एक दिन उसका एक आर्ट एग्जीबिशन था जहां उसने एनिमल क्रूएल्टी पे कुछ स्टैच्यूज बनाई थी। वहां उसका बॉयफ्रेंड भी अपने बच्चे के साथ आया था। उसी स्टैच्यू में एक डॉग का स्टैच्यू था जो बहुत ज्यादा नुकीला एंड डेंजरस था। पर के फियांसे का बेटा बहुत ज्यादा चंचल था और एग्जीबिशन में दौड़ते हुए वो उस स्टैच्यू में गिर जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। अब हालांकि ये एक हादसा था, लेकिन पर उससे डिप्रेशन में आ जाती है क्योंकि शी टुक इट एज हर फॉल्ट। उसके लॉयर्स ने भी कोर्ट में ये प्रूव किया कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन फिर भी वो पर्सनली बहुत गिल्ट में थी और उसी गिल्ट से छुटकारा पाने के लिए वो इस पिट में आई थी, ताकि टाइम के साथ वो इस हादसे से बाहर निकल सके। खैर, तो पर और जैम अपने अपने तरीके से पिट में समय बिताने लगते हैं कि तभी सब लोग 44 करके चिल्लाने लगते हैं, जिसपे 23 का लॉयलिस्ट बंदा कहता है कि 44 के बाद से कम्युनिकेशन चेन कट हो गया है और हमें पता नहीं कि उसके बाद खाना प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है या नहीं। ऐसे ही दे डिड देयर विजिलेंस और सारे लोग एक दूसरे पर नजर रखते थे, जिससे पिट में नियम कानून बना रहे। पर के पूछने पर पता चलता है कि टोटल VMSC में 333 लेवल्स हैं और अगर किसी लेवल के अंदर फूड डिस्ट्रीब्यूशन में प्रॉब्लम होती है या कोई नियम तोड़ता है तो उसके ऊपर के दोनों लेवल के लोग प्लेटफॉर्म में चढ़ के आते हैं और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। जैसे 21 ने जैम का पिज्जा खाया था तो लेवल 19 और 20 के लोग जाके जैम का पिज्जा प्रोटेक्ट करेंगे और 21
21 के लोगों को समझाएंगे अबाउट द रूल। ये सब रूल्स लोगों ने आपस में बनाया हुआ था ताकि फूड डिस्ट्रीब्यूशन ठीक से हो सके। और जब पिट में रेड लाइट होता है तब प्लेटफॉर्म बड़ी तेजी से ऊपर की ओर उठता है, जो कि डेंजरस है इफ पीपल आर स्टैंडिंग ऑन द एज। अब यहाँ हम जैम की भी पास्ट स्टोरी जान पाते हैं, जहां उसने बस अपने ऑटोबायोग्राफी जलाने की कोशिश करी थी और आग पूरे घर में फैलने लगी। इनफैक्ट वो एक मैथमेटिशियन था जिसने अपनी लाइफ को मैथ्स पे ही डेडिकेट करा था, लेकिन वो एक सवाल की वजह से डिप्रेस्ड हो गया था, जो कि स्क्वायर रूट ऑफ -1 था, जिसका जवाब एक इमेजिनरी नंबर था। उसको लगने लगा कि मैथमेटिक्स इतना प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, स्टिल उसमें इमेजिनरी नंबर है व्हिच मेक्स इट लेस रिलायबल, एंड ही इवेंचुअली स्टॉप्ड प्रैक्टिसिंग मैथ्स। उसने अपनी पत्नी और बेटे को छोड़ दिया और अपने माता पिता के साथ रहने लगा, लेकिन उसके माता पिता भी उससे तंग आ गए। ऐसे में उन्होंने उसे यहाँ भेज दिया है सो दैट ही लर्न्स सम डिसिप्लिन। अब ये सब कहानी में अलग अलग पार्ट्स में दिखाया गया है, लेकिन जैसा मैंने बताया मैं बैक स्टोरीज को एक साथ ही आपको बता दे रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। खैर, तो एक रोज जैम और पर अपने खाने का इंतजार कर रहे होते हैं कि तभी दे हियर chaos ओवर देम, और हम समझ पाते हैं कि लेवल 21 में घमासान लड़ाई हो रही थी। ऐसा इसलिए क्योंकि 19 और 20 के लोग उसे समझाने नीचे उतरे थे। तो हाँ, प्लेटफॉर्म धीरे धीरे नीचे आने लगता है, जिससे सारे लोग लड़ने लगते हैं और 23 के लॉयलिस्ट इनसे कहते हैं कि मैं भी लड़ाई में भाग ले रहा हूं और प्लेटफॉर्म आपके यहाँ रुके तो आप भी लड़ना ताकि हम 21 को शांत कर सके। जैम बहुत डर जाता है और कहता है कि मैं लड़ना नहीं चाहता, लेकिन उसके डर के बावजूद भी प्लेटफॉर्म 24 में रुकती है और 23 का लड़का 21 के बारबेरियन से लड़ने लगता है। उनके लड़ाई की वजह से लेवल 23 में कुछ खाना फ्लोर पे इधर उधर बिखर जाता है, जिससे लेवल 23 की गर्मी बहुत बढ़ जाती है। इनफैक्ट वहां की एक लेडी के शरीर में आग लग जाती है और वो जलते हुए सीधे प्लेटफॉर्म पे गिरती है। पर उसके आग को बुझाने की कोशिश करती है, लेकिन जैम तो सिर्फ खड़ा खड़ा देखता ही रहता है। फाइनली 21 काबू में आता है, लेकिन तब तक वो लेडी बिल्कुल जल जाती है। इससे हमें समझ में आता है कि जैम सिर्फ बाहर से फियर्स दिखता है, लेकिन अंदर से वो बहुत कमजोर था। वहीं दूसरी तरफ पर काफी स्ट्रॉन्ग थी और इजिली हार मानने वालों में से नहीं है। तो अब इनका लेवल भी फ्रीज होने लगता है, लेकिन नंबर 23 और पर मिलकर सब कुछ संभाल लेते हैं। फिर नंबर 23 21 के बारबेरियन को लेकर अनॉइंटेड वंस के पास जाता है टू पनिश हिम। पिट में अनॉइंटेड वंस उसे कहा जाता है जिसने रियल मास्टर से मुलाकात करी थी, मतलब उस मास्टर से जिसने इस पिट के रूल्स को सेट करा था। मतलब इन्हें हम समाज के संत लोग या बड़े लोग कह सकते हैं, जो कि कस्टम्स को जारी रखते हैं। वहीं हम रियल मास्टर या मसीहा के बारे में जान पाते हैं, जो सबसे नीचे लेवल में रहते हैं और खाना ना पहुंचने की वजह से जब सब लोग भूख से मर रहे थे तब उन्होंने शरीर के मांस को काटकर भूखे लोगों को खिलाया था, और इसीलिए लोग उन्हें बहुत मानते हैं। जैम नंबर 23 पे गुस्सा होता है, saying कि 21 की गलती नहीं है, उसने रूल ब्रेक किया क्योंकि तुम लोगों के रूल्स काफी सख्त हैं और इसमें पर्सनल फ्रीडम है ही नहीं। ये सुन के नंबर 23 गुस्सा होकर कहता है कि फ्रीडम का मतलब कुछ भी खाना या कुछ भी करना नहीं होता। हम समझ पाते हैं कि जैम रूल्स को ना मानने वालों में से है, वही मोस्ट ऑफ द पीपल इन द पिट रूल्स को फॉलो करके चलते हैं। और जो लेडी जल गई थी ना, जैम उसको खाने की बात करता है आउट ऑफ कंपल्सन, क्योंकि किसी ने खाना खाया ही नहीं था। ऐसे में नंबर 23 कहता है कि नहीं, हम इन मांस को खाने में यकीन नहीं रखते। क्यों? क्योंकि मास्टर ने खुद के फ्लेश को काटकर सबको खिलाया था, ना कि दूसरे को मारकर उसका फ्लेश खाया था। और ऐसा कहकर नंबर 23 उस लेडी को नीचे फेंक देता है। लेकिन हम देखते हैं कि नीचे बिल्कुल लास्ट लेवल के बाद एक बड़ा सा रेड वॉइड था और वहां बहुत सारे कैनिबल्स रहते थे, इंडिकेटिंग कि लोगों को कुछ ना मिलने पे वो लोग वहां कैनिबलिज्म पे ही डिपेंडेंट हैं। खैर, तो अगले दिन जब प्लेटफॉर्म खाना लेके आती है तब नंबर 23 कुछ खाने को टॉयलेट में फ्लश करने लगता है, सेइंग कि हम मरे हुए लोगों के खाने को फेंक देते हैं ताकि किसी भी कॉमरेड का डेथ व्यर्थ ना जाए, और इससे हम इंश्योर करते हैं कि किसी को ज्यादा या कम खाना ना मिले। अगर कोई आदमी मरे हुए आदमी का खाना खाता है तो ये दूसरे लोगों के प्रति अन्याय होगा, क्योंकि उनको तो लिमिटेड फूड ही मिलेगा ना, तो एक को कम और एक को ज्यादा क्यों मिले। इसलिए फूड डिस्ट्रीब्यूशन को फेयर बनाने के लिए ये सारे स्टेप्स लेना जरूरी था। जैम इससे बहुत ज्यादा उदास हो जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली उसको ज्यादा खाना खाना था, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाता क्योंकि सब कुछ रूल्स के हिसाब से ही चलता है। बट देन यहाँ एक आयरनी भी है, क्योंकि देखो यहाँ लोग बिना खाए मर रहे हैं, लेकिन आदमी खाना फेंक भी रहा है ताकि इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हो। नाउ दिस वाज सो वियर्ड कि पर भी इससे शॉक में आ जाती है। अब अगले दिन जब प्लेटफॉर्म उनके लेवल पर रुकती है तो दोनों अपना वाला पोर्शन खाते हैं। पर मरे हुए आदमी का पोर्शन फेंक रही होती है, लेकिन जैम थोड़ा बहुत उसमें से खाने लगता है। अब उसे ऐसा करते हुए उसके ऊपर के लेवल का एक ओल्ड आदमी देख लेता है। खैर, दोनों पिट में अपना दिन काटने लगते हैं और हम देख पाते हैं कि पर और जैम के बीच अच्छी दोस्ती हो गई है। दोनों एक दूसरे का खाना शेयर करते हैं, सेल के वॉल पे ड्रॉ करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं और ठीक ठाक से दिन काटने लगते हैं। वो दोनों एक दूसरे की स्टोरी भी जानते हैं। उनके लेवल चेंज होने से पहले लास्ट डे वो लोग पिट में एंजॉय करते हैं और डांस वगैरह करते हैं। इस पॉइंट पे इन दोनों को नहीं पता था कि अगले दिन वो कौन से लेवल पे जाएंगे। नाउ टू देयर अटर शॉक, अगले दिन वो दोनों लेवल 180 पे जागते हैं, जो कि बहुत ही खतरनाक लेवल है। क्यों? क्योंकि 180 बहुत नीचे है, वहां तक खाना बचेगा नहीं, रूल्स लागू होंगे कि नहीं किसी को नहीं पता। दोनों काफी टेंशन में होते हैं और उनके ऊपर 179 वाले उनसे उनका डिश पूछते हैं। उनके नीचे वाले लोग तो बिल्कुल पागल से हो गए थे, क्योंकि उन्होंने बहुत टाइम से कुछ खाया ही नहीं था। बेसिकली हालत इतनी खराब थी कि
प्लेटफॉर्म में इनके लेवल पे आते आते कोई खाना बचता ही नहीं था। ऐसा कई दिनों तक चलता है और जैम पागल होकर अपने हाथ को ही जलाने लगता है, जिसको पर रोकती है और उसे हिम्मत बांधती है। जैम को खून की उल्टी हो जाती है, इंडिकेटिंग कि वो बहुत ज्यादा बीमार हो चुका था। तभी हम एक कटे हुए मृत शरीर को नीचे गिरते हुए देखते हैं, जिसको अनवांटेड वंस ने सजा दी थी, क्योंकि ऑब्वियसली उसने कोई रूल ब्रेक करा था। अब लेवल 169 की लेडी उन्हें यह बताती है कि पिछली बार लेवल 24 में किसी आदमी ने मरे हुए लोगों का खाना चुरा के खाया था, जो कि ऑब्वियसली जैम की बातें करते हैं। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि जैम ही 24 वाला है जो कि नीचे है। पर यहाँ कैसे भी बात को संभाल लेती है, लेकिन जैम अब डर चुका था क्योंकि ही इज सून गोइंग टू बी पनिश्ड। लेकिन पर उसका हिम्मत बांध के रखती है। रात को जैम अपने बेड से उठता है और वो अपनी लाइफ को याद करके बहुत उदास होता है। हम देख पाते हैं कि वो अब हिम्मत हारने लग गया था। उसे फील होता है कि उसने लाइफ में बहुत मिस्टेक्स करी हैं और उसे कोई भी नहीं चाहता है। ना ही उसके पेरेंट्स उसको चाहते हैं, ना ही उसके बच्चे उसको चाहते हैं। इसलिए फाइनली वो आग लगा देता है और नीचे कूद जाता है। Now, this incident was heartbreaking for Per. अब जैम के नीचे गिरते ही लोग आनंद मनाने लगते हैं और हम तभी अनॉइंटेड वंस के पूरे ग्रुप को देख पाते हैं। यहाँ अनॉइंटेड वंस की आंखों में पट्टी लगी थी, इंडिकेटिंग कि वो देख नहीं सकते। Now, अगले दिन पर की आंख लेवल 51 में खुलती है और इस बार वो एक लड़की के साथ लेवल शेयर कर रही थी। उस लड़की का नाम सहाबत होता है। उस लड़की का लेफ्ट हैंड कटा हुआ होता है और वो पर से ज्यादा बातें नहीं करती। तभी उनके लेवल पे प्लेटफॉर्म आके रुकती है, लेकिन न्यू कमर्स ने रूल्स को फॉलो नहीं करा था और सहाबत के प्लम्स बिल्कुल खराब हो चुके थे। ऐसे में सहाबत अपना मील स्किप कर देती है। अब पर को यहाँ लग रहा था कि सहाबत एक न्यू कमर है एंड शी इज स्टिल लर्निंग अबाउट द रूल्स ऑफ द पिट। नाउ 54 लेवल पे एक बारबेरियन था जो दूसरे का खाना खा रहा था और एज पर द रूल्स 52 एंड 53 की जिम्मेदारी थी कि वो लोग मिलकर उस बारबेरियन को पैसिफाई करें। लेकिन पर जो कि लेवल 51 पे थी वो भी इनके साथ जाना चाहती थी। पर का मानना था कि ऊपर के फ्लोर्स के सभी लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने से नीचे लेवल के लोगों के बीच रूल्स इन्फोर्स करके रखे ताकि फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फेयर हो पाए। अब अगली सुबह देखते हैं कि एक औरत का कटा हुआ शरीर पिट के नीचे गिर रहा था। ये काम किसी और का नहीं बल्कि अनॉइंटेड वन के जस्टिस सिस्टम का था और उसे लोग दागिन बाबी कह के बुला रहे थे। और ये वही आदमी था जिसको हमने पिछले सीन में आंखों पे पट्टी बांधे देखा था। ना प्लेटफॉर्म जब लेवल 51 पे रुकती है तब सहाबत अचानक से रेज में आ जाती है और एक आयरन रॉड लेके प्लेटफॉर्म पे चढ़ जाती है, सेइंग कि हमें लेवल 54 के आदमी को मजा चखाना पड़ेगा और पर भी उसके साथ शामिल हो जाती है। लेवल 54 वाले को इसलिए मजा चखाना था क्योंकि वो पहले लेवल 2 पे हुआ करता था जो कि दूसरों का खाना खा जाया करता था। बट देखा जाए तो ये काइंड ऑफ पिट की लॉ को ब्रेक करने जैसा हुआ, बट स्टिल ये दोनों ऐसा कर रहे थे। नाउ 52 के दोनों आदमी उन्हें मना करते हैं कि कम्युनिकेशन चेन में बढ़ सकती है अगर आप लोग 51 से उतर के आ जाओगे। लेकिन पर और सहाबत इसे इनकार कर देते हैं एंड इंस्टेड ऑफ देम 52 का एक लड़का वहां ठहर जाता है। तो जब ये लोग 53 लेवल पे पहुंचते हैं तो ये झूठ कहते हैं कि सबको ऊपर से ऑर्डर मिले हैं एक साथ जाके 54 को पकड़ने के लिए, और इसीलिए 53 के लोग भी उनके साथ चल पड़ते हैं। लेकिन दोस्तों 54 का आदमी बड़ा खतरनाक था और वो सबको पीटने लगता है। जब चारों लोग उसे कॉर्नर कर देते हैं तब वो बच के भागने लगता है और प्लेटफॉर्म पे चढ़ जाता है। उसके पीछे सहाबत भी प्लेटफॉर्म पे चढ़ जाती है और उसे बचाने के लिए पर भी प्लेटफॉर्म पे चढ़ जाती है। सारे लोग हाथापाई करते हुए लेवल 55 में पहुंच जाते हैं जहां एक बूढ़ा आदमी फाइट में हिस्सा लेता है, लेकिन एक मेंटली चैलेंज्ड लड़का उन्हें बस देखता रहता है। सहाबत को उस आदमी ने बहुत चोटिल कर दिया था और पर गुस्से में उसको मारने जाती है, लेकिन वो आदमी इनसे रहम की भीख मांगता है। ऐसे में पर उसे जान से नहीं मारती और वो आदमी प्लेटफॉर्म में चढ़ के नीचे चला जाता है। अब इस पॉइंट पे हम व्यूअर समझ पाते हैं कि सहाबत का इस पिट के अंदर पहला मंथ नहीं है, इनफैक्ट वो पर से भी पहले से इस पिट में है। और इसी पॉइंट पे हम व्यूअर सब सहाबत की कहानी पे भी आते हैं। उसको इस पिट में रहते हुए 6 महीने हो गए थे और पहले ही दिन उसके सेलमेट ने उसको सारे रूल्स बताए थे। सहाबत रूल्स फॉलो करती थी, लेकिन वो समझ गई थी कि एक बहुत अनफेयर सिस्टम ऑफ फूड डिस्ट्रीब्यूशन था क्योंकि इसमें हम सिर्फ अपने मंगाए खाने को ही प्रोटेक्ट करते हैं। स्टिल शी वाज ओके क्योंकि उसके लिए ये एक अच्छा स्टार्ट था। वो दोनों ही नियम कानून मान के चलते थे, लेकिन एक दिन उन्हें एक आदमी मिला जो बहुत भूखा था और मरने की हालत में था। इन लोगों ने मिलकर उसकी मदद करी किसी और आदमी का खाना खिलाकर, लेकिन दागिन बाबी को यह सब अच्छा नहीं लगा और वो अपनी टीम के साथ आकर सहाबत और उसके सेलमेट को बहुत ब्रूटली पनिश किया। उसकी सेलमेट को नेकेड बांध दिया गया इन द प्लेटफॉर्म और लोगों ने उसे कच्चा खा लिया और सहाबत को ये सब देखने पे मजबूर किया गया। कमिंग टू प्रेजेंट, पर कहती है कि अगर हम लॉ एंड ऑर्डर को मान के चलेंगे तो ही हम इस पिट से जिंदा निकल पाएंगे। इस पे सहाबत उससे कहती है कि कोई भी इस पिट से जिंदा नहीं निकलता, सब लोग आपस में लड़के या पनिश होके या खुद को खत्म करके मर जाते हैं। सहाबत उसे आइडिया देती है कि हम बस एक ही टाइम यहाँ से निकल सकते हैं। देखो, जब एडमिनिस्ट्रेशन हमारा लेवल बदलते हैं तो हमें एक गैस इनहेल करवाया जाता है ताकि हम सो सके, और वो गैस है सेवोफ्लूरिन। तो अगर हम कैसे भी खुद को सोने से बचा लेते हैं तो हम इस पिट से निकल सकते हैं। Now, this idea sounds good, लेकिन अभी तक सहाबत कामयाब नहीं हुई थी इस आइडिया को इंप्लीमेंट करने में, और इसीलिए इसका उपाय ढूंढने के लिए उन्हें हर दिन नीचे जाना पड़ेगा टू फाइंड सम वे। अब ध्यान रहे दोस्तों, सहाबतों पर ये सब कुछ उस मेंटली चैलेंज्ड लड़के के सामने ही डिस्कस कर रहे थे जो कि एटलीस्ट तब तो सो रहा था। अब अगले दिन दागिन बाबी अपने चेलों को लेकर प्लेटफॉर्म से नीचे उतरते रहते हैं कि तभी सहाबत कहती है
कि हमें उसके ब्रूटैलिटी से लोगों को बचाना पड़ेगा। उसने फिर से इस बार एक नेकेड आदमी को प्लेटफॉर्म से बांध दिया था ताकि सारे लोग उसे जिंदा खा सके। हम देख पाते हैं कि सारे लोग उसे परेशान कर रहे थे, मतलब उस पर हंस रहे थे, थूक रहे थे, यूरिनेट कर रहे थे वगैरह वगैरह। अब दागिन बाबी और उसकी टीम इनके लेवल पे आती है और उन लोगों को एज रिवॉर्ड ऑफ देयर ब्रेवरी अनलिमिटेड खाना ऑफर किया जाता है। लेकिन ये बस उसकी चाल थी, क्योंकि जैसे ही प्लेटफॉर्म नीचे चला जाता है ये सारे दागिन बाबी के टीम वाले सभी लोगों को पकड़ लेते हैं जिन्होंने लॉ को फॉलो नहीं करा था। बाबी तो खुद इतना क्रूल था कि बस रूल फॉलो ना करने पे वो किसी को भी एग्जीक्यूट करवा देता था। नाउ पर का स्पेसिफिकेशन में अहम भूमिका था, तो उसे सजा मिलती है कि उसके एक हाथ को काट दिया जाएगा। जब वो इस पे रेबल करती है तो वो कहता है कि तुम अपने तरीके से लॉ को मोड़ नहीं सकती और इस चेन सिस्टम को कायम रखने के लिए हमने बहुत लोगों को सैक्रिफाइस करा है और अब एक भी आदमी ये रूल नहीं बदल सकता। इनफैक्ट सहाबत को यहाँ नग्न करके बांधा जाएगा और फिर उसके साथ क्या होगा आप सब जानते ही हैं, मतलब दूसरे लोग उसे खाएंगे और सभी को एक मैसेज पहुंचेगा कि जो रूल्स फॉलो नहीं करेगा उसको मार दिया जाएगा और टेरर इज द मैसेज ऑफ दागिन बाबी। तभी वो मेंटली चैलेंज लड़का कहता है कि अगर आपने इन लड़कियों को छोड़ दिया तो ये लोग भाग जाएंगे। कल रात मैंने इन्हें बातें करते हुए सुना है। Now this was a shocking revelation, लेकिन फॉर्चुनेटली वो बंदा कुछ भी बात अच्छे से नहीं बता पाता और उसकी बातों पे सब हंसने लगते हैं। तो हाँ, भले ही प्लान काइंड ऑफ लीक हुआ लेकिन लोग उस पर भरोसा नहीं किए, तो दागिन बाबी को इसके बारे में शायद पता नहीं चला। अब जैसा पनिशमेंट मिला था उसी हिसाब से सहाबत को नग्न बांध दिया जाता है और उसे भी प्लेटफॉर्म से बांधकर नीचे ले जाया जाता है ताकि इंसान को खाने वाला उसे खा जाए। इनफैक्ट सारे लोग जिसने स्पेसिफिकेशन में भाग लिया था उनके एक हाथ को भी काट दिया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ एक छोटी सी रूल को तोड़ने पे कितनी बड़ी सजा मिल रही है। अब दोस्तों यहाँ हम वापस से फर्स्ट सीन वाले बच्चों को देखते हैं जो कि पिरामिड के चारों ओर घूम रहे थे। यहाँ उनकी चेन टूट चुकी थी और ऐसे में लोग बिखर रहे थे और दौड़ रहे थे टुवर्ड्स द सेंटर की कौन सबसे पहले स्लाइड में चढ़ेगा। मतलब हम समझ पाते हैं कि यहाँ का पूरा सिस्टम क्योटिक हो गया था। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट मेटाफर यह है कि एक आदमी के रूल तोड़ने से पूरी चेन टूट जाती है जिससे पूरा सिस्टम फेल हो सकता है। अब अगले दिन पर की आंख लेवल 72 पे खुलती है और वो एक ओल्ड मैन त्रिमागासी के साथ होती है जिसे हम ट्री कहेंगे। यहाँ हम देख पाते हैं कि पर का एक हाथ कटा हुआ था जस्ट लाइक सहाबत। ऑब्वियसली उनके ऊपर और नीचे के लेवल्स पे अलग अलग लोग थे जो उससे इंट्रोडक्शन पूछते हैं, लेकिन पर कहती है कि अपने ऊपर और नीचे के लोगों से बात करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके जवाब में ट्री कहता है कि टॉकिंग इज ड्रेनिंग। पर यहाँ ट्री से पूछती है कि तुम्हारा ऑब्जेक्ट क्या है, जिसके जवाब पे ट्री दिखाता है कि वो अपने साथ एक चाकू लाया था जो कि काफी तेज है। तभी पर को सहाबत के एस्केप आइडिया के बारे में याद आता है जिसने हिंट दिया था कि उन्हें एक ड्राउनिंग डॉग को ढूंढना पड़ेगा। इसका मतलब है कि उस रात सहाबत अपना पूरा प्लान पर से डिस्कस करी थी जिससे उसके मरने के बाद भी पर ये फ्रीडम स्ट्रगल चला पाए। अब यहाँ आपके मन में आ रहा होगा कि ड्राउनिंग डॉग क्या है और इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। अब यहाँ पर ट्री को कोई रूल नहीं समझाती है, इंस्टेड वो अब खुद भी कोई रूल फॉलो नहीं करने वाली थी। उसे ये गुलामों वाली जिंदगी अब नहीं जीनी थी और वो हाथ में हथियार लिए प्लेटफॉर्म पे चढ़ जाती है और ट्री को भी अपने साथ आने कहती है। उसका प्लान ये था कि वो सारे लोगों को एकजुट करेगी और दागिन बाबी के लॉयलिस्ट ग्रुप को फेस करेगी जिससे उनकी बर्बरता इस पिट से खत्म हो जाए। वो लोग हर लेवल पे जाते हैं और लोगों को संभालते हैं कि हमें आजादी के लिए लड़ना पड़ेगा और ऐसे रूल्स को फॉलो करने का कोई मतलब नहीं जो इतना क्रूर है और हमारे बेसिक राइट्स को ही डिनाई करता है। बस फिर क्या था, एक एक करके सारे लोग प्लेटफॉर्म पे चढ़ जाते हैं और पूरे टेबल में क्योस मच जाता है। देन सारे लोग जाके एक लेवल में उतर जाते हैं जहां एक दीवार पे पर को एक पेंटिंग मिलती है ऑफ द फेमस ड्राउनिंग डॉग और यहाँ पे पर की तलाश खत्म होती है। अब यहाँ मैं आपको एक बात बता दूं कि इस ग्रुप में वो आदमी भी था जिसको एक बार पर मारने वाली थी लेकिन फिर उसे जाने दी थी। खैर, तो अब सारे कॉमरेड्स मिलके उसी फ्लोर में समय बिताने लगते हैं क्योंकि इन्हें मालूम था कि अगले दिन दागी बाबी और उनकी गैंग इन पे हमला जरूर करेगी और ये लोग आज के दिन अपनी आजादी को एंजॉय करेंगे। सारे लोग नाच गाना करके वहीं पे सो जाते हैं और अगले दिन जब उनकी आंख खुलती है तब वो दागिन बाबी और उनकी टीम को अपने फ्लोर पे आता हुआ पाते हैं। ये लोग प्लेटफॉर्म का सारा खाना टॉयलेट में फ्लश करके आ रहे थे ताकि इन रेबल्स को कोई खाना ना मिले और अब हम एक झड़प तो जरूर देख पाएंगे बिटवीन द लॉयलिस्ट्स एंड द रेबल्स। लेकिन दागिन बाबी उनसे एक फ्लोर पहले ही उतर जाता है एंड देन सबको कहता है कि हर रोज यहाँ तक मैं खाना नहीं पहुंचने दूंगा और जब तुम लोग बिना खाने के तरफ जाओगे, कमजोर हो जाओगे, तब मैं आऊंगा तुम सबको मारने। ऐसे में कुछ रेबल्स पूछते हैं कि हमारे नीचे भी तो कई लोग हैं, क्या तुम उन्हें भी स्टार्व करके मार डालना चाहते हो, क्योंकि गलती तो सिर्फ हमारी है, उनकी नहीं है। इस पे बाबी कहता है हाँ, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए लोगों की बलि चढ़ना जरूरी है। नाउ बाबी यहाँ कहता है कि अगर तुम लोग सरेंडर कर लो तो मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, लेकिन लोग सरेंडर करने को तैयार नहीं होते हैं। अब यहाँ कुछ लोग डर के प्लेटफॉर्म पे चढ़ के नीचे चले जाते हैं क्योंकि उन्हें लॉयलिस्ट को फेस नहीं करना था, क्योंकि ऑफ कोर्स लॉयलिस्ट उन लोगों को बहुत बुरी तरह से टॉर्चर करते हैं जो लोग उनके रूल्स के खिलाफ जाते हैं। तो ऐसे में बचे खुचे लोग दिन प्रतिदिन उसी लेवल पे रह रहे थे और अगर इनमें से कोई मरता था तो उसको ही पका के बाकी लोग खाते थे, लेकिन पर ऐसा नहीं कर पाती। एक रोज वो उस पेंटिंग को अपने शर्ट के अंदर घुसा लेती है और सारे लोग दागिन बाबी से भिड़ जाते हैं। पूरे फ्लोर में एक भयानक संग्राम होता है और लॉयलिस्ट्स एंड रेबल्स आपस में बहुत मारकाट मचाते हैं, लेकिन पर के पीछे वही आदमी लग जाता है जिसको उसने छोड़ दिया था। वो
पूछता है कि पेंटिंग इतना जरूरी क्यों है, और ये कहकर वो पर को चोक करने लगता है क्योंकि उसको उसका प्लान जानना था। यहाँ पर बिल्कुल कॉर्नर्ड हो चुकी थी, लेकिन तभी ट्री उसे अपना चाकू पकड़ा देता है जिससे वो उस आदमी को मार डालती है। फ्लोर के सारे लोग, वेदर इट्स द लॉयलिस्ट्स और द रेबल्स, सभी मर जाते हैं, लेकिन यहाँ पर और ट्री दोनों बचते हैं। दागिन बाबी भी मरने के हालत में होता है और तभी पर उसके पास आकर उसे टॉन्ट करते हुए कहती है कि मैं काम करती हूँ, तुम्हारे जख्मों को भर के मैं तुम्हें ही मांस खिलाना शुरू कर देती हूँ, जिससे तुम भी तुम्हारे मास्टर के काबिल बन जाओगे। पर मैं ऐसा नहीं करूंगी क्योंकि मैं अपने इमेजिनेशन के चलते दूसरों को टॉर्चर नहीं करती जैसा कि तुम अब तक करते आ रहे हो। खैर, तो अब रात को पर सारे लाशों को जमीन में फेंकने लगती है टू क्लीन द प्लेस, और वो ट्री से पूछती है कि क्या तुम मेरे साथ आओगे, जिसपे वो कहता है नहीं, ये मंथ मेरा बेस्ट मंथ था और मैं अपना टर्म पूरा करके ही वापस लौटूंगा। वो ये भी कहता है कि हम सब अपने ही किए गए गुनाहों के बंदी हैं जिससे हम नहीं भाग सकते। अब पर अपने प्लान के तहत उस पेंटिंग को स्वॉलो कर लेती है, और अगर इससे वो बेहोश होने वाली एयर को अपने अंदर ना जाने दे और कुछ समय तक को होल्ड कर सके तो शायद वो यहाँ से निकल जाएगी। कब निकल पाएगी? जब एयर को क्लियर किया जाएगा और कुछ लोग आएंगे एडमिनिस्ट्रेशन से जो कि लाशों को ऊपर लेके जाएंगे ग्रेविटी को उल्टा करके, और उसी टाइम पे पर भागेगी अगर वो तब तक सरवाइव कर पाए और बेहोश ना हो। तो हाँ, पर ऐसा ही करती है और सीन को देख के ऐसा प्रतीत होता है कि वो पॉइजनिंग से मर गई है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो अब सीन शिफ्ट होकर उसी बच्चों के ग्रुप को दिखाता है जो स्लाइड चढ़ने की कोशिश में बिल्कुल क्योस में फंस चुके हैं। उनमें से एक बच्चा पिरामिड के सबसे ऊपर पहुंच जाता है, जिसे एक लड़का और लड़की जो कि शायद VSMC वाले हैं, वो बच्चे को अपने साथ ले जाते हैं। अब जब इंटरवल का टाइम होता है, यानी लेवल्स चेंज करने की बारी आती है, तो हम VSMC के लोगों को स्पेशल सूट और मास्क में सारे लाशों को एक साथ बांधते हुए देखते हैं। ये लोग टनल में फ्लोट कर रहे थे क्योंकि ऑफ कोर्स अब ग्रेविटी को चेंज कर दिया गया था, जिससे चीजें ठीक ढंग से ऑपरेट करी जा सके, और यहाँ इन लोगों ने पर को भी मृत लोगों के साथ ही बांध के रखा था। अब पर जाग जाती है एंड टू अ शॉक वो देखती है कि ये लोग लाशों को ऊपर नहीं ले जाते, बल्कि ये तो लाशों को नीचे फेंक देते हैं। आई मीन लेवल 333 के भी बाहर, और पर के बाहर निकलने का कोई आइडिया अब कारगर नहीं होगा। पर कैसे भी खुद को आजाद करती है और 333 में बेड के नीचे छिप जाती है। यहाँ वो देखती है कि कुछ एडमिनिस्ट्रेशन वाले लेवल 333 में एक छोटे बच्चे को सुला रहे हैं, और दोस्तों ये वही बच्चा है जिसे पिरामिड से चुना गया था। पर को अब अपना पास्ट याद आता है जब वो अपने फियांसे के बच्चे को नहीं बचा पाई थी, इसीलिए वो इस बच्चे को पिट से आजाद करने का डिसाइड करती है। वो इस चक्कर में यहाँ से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन उसका सर टकरा जाता है, यानी कि वो चोटिल हो जाती है, एंड दिस इज अ वेरी डिफाइनिंग मोमेंट। क्यों, वो मैं आगे बताऊंगा। खैर, तभी वो एक विजन देखती है जिसमें हम प्लेटफॉर्म 1 के किरदार गोरेंग को टेबल पे बैठा हुआ पाते हैं। अब गोरेंग कौन है इसके बारे में हम इसी वीडियो के अंदर बात करेंगे, क्योंकि यहीं पे हम प्लेटफॉर्म 1 को भी एक्सप्लेन करने ही वाले हैं। खैर, तो इसी विजन के बाद हम पर को प्लेटफॉर्म पे जागते हुए देखते हैं जो अब 333 से नीचे जा रही थी टुवर्ड्स द वॉइड, और वो बच्चा भी टेबल पे पड़ा हुआ था। ये जगह ब्लू कलर के लाइट से घिरी होती है जहां बहुत सारे लोग उसे स्मेल करने लगते हैं। तभी वहां एक लेडी पर से कहती है कि इस बच्चे को आप ऊपर जाने दो, इसके पास एक चांस है, लेकिन आपका चांस ओवर हो गया है। तो हाँ, पर को प्लेटफॉर्म से उतरना पड़ेगा ताकि ये बच्चा ऊपर जाके एस्केप कर सके, क्योंकि ऑब्वियसली प्लेटफॉर्म फर्स्ट फ्लोर पे तो जाएगी ही ना। पर भी उसकी बात मान लेती है और उसे वहां सहाबत और जैम भी दिखते हैं। तभी हम एंड क्रेडिट सीन में बहुत से बड़े लोगों को एक बच्चे के साथ प्लेटफॉर्म पे चढ़े हुए ब्लू वॉइड में आते देखते हैं, और शायद उन लोगों ने भी बच्चों को बचाया था।